भेड़ का आंख में घी गालन जब भेड़ कह के मेरी आंख। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हमारी क्लास चल रही थी कक्षा 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस की, पहला अध्याय अपना चल रहा था जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। आज उसके आगे की क्लास लेकर आए हैं, जो कि पहले जो पार्ट पढ़ा दिया गया उसके आगे का हिस्सा जो पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें पहले वाले हिस्से में हमने देखा कि किस प्रकार से विश्व के दो ध्रुव तैयार हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, शीत युद्ध हुआ, उसके बाद में शीत युद्ध की समाप्ति हुई और इस बीच में दो ध्रुव बन गए थे, अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ का। और सोवियत संघ की हमने शासन जो प्रणाली थी उसको अध्ययन हमने पिछले जो क्लास थी उसमें किया और आज हम उसके आगे का अध्ययन करेंगे। क्योंकि जैसा कि सोवियत जो प्रणाली थी वो जब लागू की तो सोवियत प्रणाली सफल नहीं हो पाई। तो इसी बीच एक व्यक्ति की यहाँ एंट्री होती है सोवियत संघ में, वो होता है मिखाइल गोर्बाचेव। जो मिखाइल गोर्बाचेव जो था वो कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव है ना, वो कौन था? ये जो सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका महासचिव बना था 80 के दशक में, उसका महासचिव बना था 80 के दशक में। और बाद में जो 1985 जो थी उसमें सोवियत संघ ने अपना उसको राष्ट्रपति बना लिया था। तो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था, क्योंकि 1991 तक ये रहा था और 1991 के बाद में है वो इसका विघटन हो जाता है, यानी कि शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद इसका विघटन होता है। तो ये अंतिम राष्ट्रपति के रूप में सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति ये होता है। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे 1980 के दशक में। जैसे ही ये आए तो इन्होंने सोचा कि जो सोवियत संघ है उसकी व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं चल रही, तो इनमें कहीं ना कहीं कुछ सुधारों की जरूरत है और ये सुधार करने की नीति को लेकर के ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में बने थे। यानी कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव इनको जब बनाया गया था तो उन्होंने सुधारवादी प्रक्रिया को अपनाया। और ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया था कि 1980 के दशक में जो सुधार किए थे उनमें राजनीतिक सुधारों को अपनाया उसने और लोकतांत्रिकरण को अपनाया। इसने राजनीतिक सुधार करने का प्रयास किया और लोकतंत्रीकरण उसको अपनाने का प्रयास किया था। और इनके जो प्रयासों में दो मुख्य सुधार जो थे वो कौन कौन से थे? पेरेस्ट्रोइका यानी कि जिसको पुनर्रचना कहा जाता है, और ग्लासनोस्त यानी कि जिसको खुलापन कहा जाता है। इसके प्रमुख दो सुधार वो था पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना का सुधार यानी कि दोबारा कुछ निर्माण किया जाए, और ग्लासनोस्त यानी कि खुलापन रखा जाए, यानी कि व्यवस्थाओं में खुलापन रखा जाए और जो व्यवस्थाएं हैं उनमें दोबारा उसका रचना की जाए। इस प्रकार के दो प्रमुख सुधार थे। इन्होंने क्या किया था कि सोवियत संघ जो अपने हथियारों की होड़ में लगा हुआ था, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, इन्होंने आते ही हथियारों की होड़ पर रोक लगा दी। यानी कि अमेरिका के साथ में जो हथियारों की होड़ इसकी चल रही थी उस हथियारों की होड़ को उसने कम किया था, उनको समाप्त किया। दूसरा इसने क्या किया कि अफगानिस्तान के साथ में जो उसका युद्ध चल रहा था और पूर्वी यूरोप के कई देश थे जहां पर उन्होंने अपनी सेनाएं भेज रखी थी, जिन पर मतलब फालतू में ही आर्थिक बर्डन उन पर लग रहा था, यानी कि आर्थिक जो भार है वो बढ़ता जा रहा था। इन आर्थिक भार को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो अफगानिस्तान से और पूर्वी जो देश थे पूर्वी जो यूरोप के देश थे उनके देशों से अपनी जो सोवियत संघ की सेना थी इसको वापस बुला लिया। तो इसमें हालांकि ये काम अच्छे थे कि पूर्वी यूरोप में जो सेना लगी हुई थी उनका खर्च सोवियत संघ उठा रहा था, तो उसकी सेना का खर्च बच जाता है। वहां से अफगानिस्तान के अंदर जो कि उन्होंने अपनी सेना भेज रखी थी उस सेना को वापस से बुला लिया तो आपका भी खर्च बच जाता है। तो इसने आर्थिक सुधार के लिए ऐसा किया था। और गोर्बाचेव की जो ये नीति जो थी ना, सुधारवादी नीति, इस नीति का क्या होता है कि अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से विरोध होता है। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि गोर्बाचेव ने जो सुधारवादी नीति अपनाई थी इनको ना ही तो यहाँ की जनता ने पसंद किया और ना ही इसकी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको ये पसंद आए, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने कुछ खुलापन ज्यादा दे दिया और जो जनता की उम्मीदें थी, जो आकांक्षाएं थी कि जो गोर्बाचेव जो महासचिव बना है कम्युनिस्ट पार्टी का और राष्ट्रपति बना तो ये कुछ और अलग तरीके से काम करेगा, लेकिन इन्होंने जो खुलापन दिया और जो लोकतांत्रिकरण को अपनाया और जो हथियारों की होड़ को कम कर दिया, ये नीतियां इन लोगों को पसंद नहीं आई।
और पसंद नहीं आई तो इनका अंदरूनी तौर से भी और बाहरी तौर से दोनों तरफ से विरोध होना प्रारंभ हो गया। और जब विरोध होता है तो ऐसे में क्या होता है, एक व्यक्ति आता है बोरिस येल्त्सिन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और आने वाले आम चुनाव में जो सोवियत संघ की जो सरकार थी यानी कि गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट कर देता है। और यहाँ पर 25 दिसंबर 1991 को जो बोरिस येल्त्सिन है उसके नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के कुछ देश जो कि सोवियत संघ के हिस्से में थे वो, और रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने क्या कर दिया, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी कि भाई सोवियत संघ है ही नहीं, हम इसके सदस्य रहने वाले ही नहीं है। किसके नेतृत्व में, बोरिस येल्त्सिन की। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि किसके नेतृत्व में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा सबसे पहले की गई, तो वो बोरिस येल्त्सिन है। और कब की गई, तो 25 दिसंबर 1991 में। यानी कि यहाँ आते आते सोवियत संघ की है उसका विघटन हो जाता है। और जैसे इसकी घोषणा होती है, सोवियत संघ की समाप्ति की जो घोषणा होती है, और जो 15 जो देश थे इसके अंदर, जो 15 देशों को मिलाकर के सोवियत संघ बनाया था, ये सारे के सारे एक तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर 15 नए देशों का उदय हो जाता है जो कि स्वतंत्र राज्यों के का राष्ट्रकुल बन जाते हैं। यानी कि एक राष्ट्रकुल बन जाता है जिसमें 15 नए देश उभर करके सामने आते हैं। तो इस प्रकार से गोर्बाचेव ने हालांकि सुधारवादी प्रक्रिया अपनाई थी, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई, जिसके कारण उनका अंदर से भी और बाहरी क्षेत्र दोनों में उनका विरोध हुआ। एक्चुअल में इनका कार्य ठीक था कि उन्होंने राजनीतिक जो सुधार किए, लोकतांत्रिकरण को अपनाया और साथ ही साथ हथियारों की होड़ को उन्होंने कम किया। और जो अफगानिस्तान के अंदर जो सेना बैठी थी, पूर्वी देशों के अंदर जो सेना बैठी थी, उस सेना को उन्होंने वापस बुला करके आर्थिक जो भार पड़ रहा था उससे उसको कम किया। लेकिन एक कहावत है ना कि भेड़ का आंख में घी गाल लेने, जब भेड़ कह के मेरी आंख फोड़े, है ना। तो सोवियत संघ का जगह लोग आ बैठा का, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो अन्य सदस्य बन भी आई लगी कि मेरी आंख फोड़न लाग रहा है, घी को निकालने लाग रहा है। हालांकि वो घी गालने को प्रयास करो, लेकिन कह नहीं तो आंख फोड़े। तो भेड़ की आंख में घी गाला, जब भेड़ कहे मेरी आंख फोड़े तो वह स्थिति हुई, और वह आंख तो सही हुए को नहीं और समस्या ज्यादा बढ़ जाए। और इस तरीके से सोवियत संघ को जो है विघटन। अब सोवियत संघ का विघटन का जो कारण प्रमुख था वह के कारण ही वह आप अगली स्लाइड में पढ़ाऊंगा। इससे पहले इस स्लाइड को एक स्क्रीनशॉट ले लो और इन नोट कर लो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपको बोर्ड पर लिखवाया जाता है, जो लिखा हुआ आपको मिलता है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लो, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से यह महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न क्या बन सकता है, गोर्बाचेव की नीति क्या थी, तो सुधारवादी नीति थी। कौन से 2 प्रमुख सुधार किए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, और किस प्रकार के सुधार किए, राजनीतिक सुधार किए और लोकतंत्रीकरण को अपनाया, और अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ को कम कर दिया, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप के देशों से अपनी जो सेना है उसको वापस बुला लिया। और लास्ट में एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसके नेतृत्व में सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई, तो किसके नेतृत्व में, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में, और कब की गई, 25 दिसंबर 1991 को। और यहाँ आते आते और मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में जो सोवियत संघ की सरकार थी उसका हो जाता है तख्ता पलट। तो इसको नोट करो और आगे की स्लाइड पर लेकर आते हैं सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण। तो प्यारे विद्यार्थियों, पीछे की स्लाइड में हमने मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीति थी उसका अध्ययन किया है। अब इस स्लाइड में जो सोवियत संघ जो था उसके विघटन के प्रमुख कारण क्या थे, उन कारणों पर चर्चा करेंगे। और उन कारणों को 1 बाय 1 अगर अध्ययन करते हैं तो देखो, किसी भी संगठन का अगर कोई बिखराव होता है या विघटन होता है या वो संगठन टूटता है तो उसके अंदर जरूर कोई न कोई कुछ ऐसे कारण उपलब्ध होते हैं जो उस संगठन को तोड़ देते हैं। लेकिन एक तात्कालिक कारण जरूर होता है जो उस तुरंत उसके विघटन का जिम्मेदार होता है। और सबसे पहले हम एक एक करके इन कारणों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक जो आर्थिक संस्थाएं जो थी वो अंदरूनी कमजोरी के कारण क्या होता है, लोगों की जो आकांक्षाएं थी ना उनको पूरा नहीं कर पा सकी। यानी कि सोवियत संघ में शामिल जो सदस्य थे वो सोवियत संघ से जो इच्छाएं रखते थे, जो आकांक्षाएं रखते थे, उन आकांक्षाओं को वो पूरा नहीं कर सका सोवियत संघ, जिसके कारण वो लोग इनसे दूरी बनाने लग गए। एक तो ये कारण था।
दूसरा था कि यहाँ की जो जनता थी ना, वो उनका द्वारा राज व्यवस्था पर शक करने लग गई, वो यानी कि राज व्यवस्था को शक की नजर से देखने लगी। यानी जनता को ऐसे लगा यार राज व्यवस्था ये ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि ये जो हम चाहते हैं वैसा कर ही नहीं रहा है, तो हम क्यों इसके साथ रहने का, कोई फायदा तो है नहीं। इसलिए वो शक की नजर से देखने लगी राज व्यवस्था को, यानी कि वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उन पर जनता को होने लग गया शक कि ये कहीं ना कहीं मतलब अपने को है ये बेला फुसला करके साथ रखना चाहते हैं, खुद अपने सर्वस्व बनना चाहता है, रूस है उसका मुख्य सदस्य था वो। इसलिए अब एक बात है कि यहाँ के जो संसाधन, हमने देखा कि जो सोवियत प्रणाली पड़ी थी उस समय पढ़ा था कि यहाँ पर संसाधन काफी थे, रोजगार के भी अच्छे अवसर थे, शिक्षा की व्यवस्था भी थी, सारी व्यवस्थाएं होने के बाद ये संसाधन जितने भी थे ना, उन संसाधनों का अधिकांश भाग उन्होंने क्या कहते परमाणु हथियार बनाने में और सैनिकों के लिए जो साजो सामान की व्यवस्था करने पर था उस पर लगा दिया, क्योंकि इनको एक डर था कि अमेरिका पता नहीं किस समय अपने पर अटैक कर देगी। अमेरिका जो दूसरा खेमा है, जो दो ध्रुव में से एक मुख्य ध्रुव संयुक्त राज्य अमेरिका था, उस से एक डर था कि न जाने अमेरिका किस समय अपने पर आक्रमण कर दे, तो क्यों न हम अपनी सेना को मजबूत बनाएं, क्यों ना हम परमाणु हथियारों की तैयारी करें। तो इस प्रकार से अपने संसाधन थे ना उनको ज्यादातर उन्हीं कामों में लगा दिया, परमाणु हथियार बनाने में और सेना पर खर्च करना शुरू कर दिया। यानी डरता क्या नहीं करता जी की बात है कि डर तो हर हर कर तो डरे जना भगवान भी याद आने लग जा, हर 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 हरि हरि कर लग जा। तो संसाधना पर जितो भी संसाधना बन ज्यादातर परमाणु हथियार बनाने और सैनिका के जो सामान की व्यवस्था करने वहां पर लगा दिया। अगर दूसरी बात करें संसाधन पूर्वी यूरोप का जगह पिछलू देश आ, यानी कि जगह सोवियत संघ में मिलेड़ा जगह देश आ, जगह सोवियत संघ के अनुसार चलने को प्रयास करे हो यह भी शामिल होया हा, वह जगह थोड़ा पिछड़ेड़ा हा और वह सोवियत संघ के पीछे भी चलने को प्रयास कर रहा, वह देशा का विकास के ऊपर अधिकांश संसाधन है वह खर्च कर दिया। यानी कि अधिकांश संसाधन है वो पूर्वी यूरोप के अपने जो पिछलू देश है उनके विकास पर लगाना शुरू कर। देखो एक तो जिम्मेदारी बनती है अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके विकास का अपने को ध्यान रखना होता है। तो सोवियत संघ ने एक्चुअल में तो वैसा ठीक किया कि जो पूर्वी देश के जो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वो उनके अपने सदस्य थे, उन पर किसी न किसी प्रकार से उनको अपने साथ लेकर चलना, उसको उसके विकास में उनको मदद करना। तो ऐसे में उन्होंने मदद तो की लेकिन अपने अधिकांश जो संसाधन है उन पर लगा दिए, जिसके कारण सोवियत संघ अपनी व्यवस्था को सही ढंग से नहीं संभाल सका। और कम्युनिस्ट पार्टी जो कि 70 साल से शासन कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी कितने साल से 70 साल से शासन कर रही थी, वो 70 साल से शासन कर रही थी वो। तो इन 70 सालों से जो शासन कर रही जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उनका जनता के प्रति जो जवाबदेही है ना वो रही नहीं, वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही, वो तो बस कम्युनिस्ट पार्टी है, वो मुख्य एक ही पार्टी थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ही एक तरह से देखें तो सोवियत संघ की सरकार थी, तो सोवियत संघ की सरकार वही ऑपरेट कर रही थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या कर दिया, ये जो हथियारों की होड़ में, ये सैनिक सामान में और जो अफगानिस्तान के साथ पंगे लेने में और पूर्वी देशों के विकास के लिए इन पर ध्यान दे करके और जनता के प्रति वो जवाबदेही रखी नहीं, जिसके कारण जनता वहां की हो जाती है नाराज उनसे, ये भी एक कारण बनता है। और सोवियत संघ में जो गतिरुद्ध जो प्रशासन और भ्रष्टाचार और शासन से में ज्यादा खुलापन के प्रति अनिच्छा थी, यानी कि ये इच्छा नहीं थी इनकी, तो ये भी एक प्रमुख कारण बन जाता है। और एक होता है कि जो पार्टी जो मुख्य पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी थी वहां पर, एक ही पार्टी की सरकार, तो ये जो मुख्य पार्टी थी उसके जो सदस्य थे या अधिकारी जो लोग थे उनको जनता के बजाय ज्यादा क्या कर दिया, विशेष अधिकार दे दिए, जनता के बजाय अधिकार ज्यादा देना प्रारंभ कर दिए। तो इन विशेष अधिकार के कारण जनता क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है इनसे, ठीक है। तो पार्टी के जो अधिकारियों को आम जनता से ज्यादा विशेष अधिकार दे दिए, जिसके कारण जनता में थोड़ा सा नाराजगी होती है और जनता असंतुष्ट हो जाती है सोवियत संघ की सरकार से। फिर गार्बोचेव जिन्होंने सुधार करने का प्रयास किया था, जिन्होंने सोवियत संघ की आर्थिक जो स्थिति थी उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया था, राजनीतिक सुधार करने का प्रयास किया था, लोकतंत्र को अपनाने का प्रयास किया था, ये जो प्रयास जो थे उसके लिए जो नीतियां उन्होंने बनाई थी उन नीतियों को सही ढंग से लागू ही नहीं किया। जब नीतियां बन गई और धरातल पर जब लागू नहीं होती हैं तो उन नीतियों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। भाई हमने व्यवस्था तो बनाने का एक खाका तैयार कर लिया लेकिन उस नीतियों को हमने लागू किया ही नहीं, कानून बन गया और लागू हुआ ही नहीं, तो उस कानून का कोई औचित्य रहता है कि? तो उसी प्रकार से नीतियां तो गौरबोचेव ने बनाई लेकिन सही ढंग से वो धरातल पर लागू नहीं हुई और जिसके कारण भी कुछ विघटन का कारण बना। और बाद में क्या होता है, राष्ट्रीयता
और संप्रभुता का जो भाव था ना वो उभर कर सामने आया, और यही विघटन का तात्कालिक कारण बनता है। यानी कि राष्ट्रीयता, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, किसी न किसी प्रकार से अपने राष्ट्र के प्रति हित साधना, और दूसरा होता है संप्रभुता, यानी कि किसी भी प्रकार से बाहरी दबाव हम पर ना हो। संप्रभुता का मतलब किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव में हम नहीं रहते। ऐसी जो भावना जो थी, ये जो सोवियत संघ थे, इनके जो अन्य सदस्य थे उनमें उत्पन्न हुई, और जिसके कारण वो ना तो सोवियत संघ का दबाव सहना चाहते थे और उनके अपने राष्ट्र के प्रति उनका लगाव हो गया, जिसके कारण वो सोवियत संघ से अलग होने का विचार कर लिया। तो इस प्रकार से ये सोवियत संघ के विघटन के जो प्रमुख कारण है ये हैं। इन कारणों का एक स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोट कर लो, और अब थोड़ी सी चर्चा इनके विघटन के परिणाम है उन पर करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लो और इनको नोट करो। विद्यार्थियों, पिछली जो स्लाइड थी उसमें हमने सोवियत संघ के विघटन के कारण पढ़े थे। अब सोवियत संघ एक ऐसा संगठन था जो अमेरिका को टक्कर दे सकता था, यानी कि दो ध्रुव में से एक ध्रुव था, यानी कि एक महाशक्ति थी, उसका विघटन होता है। जब एक महाशक्ति का विघटन होता है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिणाम जरूर निकल करके सामने आता है। तो वो परिणाम कौन कौन से थे? वो परिणाम क्या थे कि एक तो दूसरी दुनिया का पतन हो गया। दूसरी दुनिया का मतलब क्या है? अरे कोई स्वर्ग स्वर्ग ना समझ ले उसे कभी, अध स्वर्ग से आई दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया को मतलब है सोवियत संघ, यानी कि रूस और उसके जो साथी देश थे। सोवियत संघ के अंदर जो शामिल जो देश थे वो सारे के सारे दूसरी दुनिया थी। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो दूसरी दुनिया भी समाप्त हो गई, यानी कि दूसरी दुनिया का भी पतन हो गया। और इस पतन में क्या हुआ था कि एक तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। शीत युद्ध जो चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में और 1991 तक चला जो था, उस शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। और शीत युद्ध का कारण क्या था कि समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था जो थी, विचारधारा थी, उनके बीच में एक वैचारिक मतभेद था, एक संघर्ष था। यानी कि एक दो ध्रुव जो विश्व के थे, जिसमें एक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी सोवियत संघ की थी। इन दोनों के बीच में एक संघर्ष पूर्ण स्थिति थी, वो शीत युद्ध था। और उनमें क्या था, समाजवादी और पूंजीवादी जो विचारधारा थी ना, उसकी लड़ाई थी। और वो जब एक ध्रुव रहा ही नहीं, उसका विघटन ही हो गया, तो समाजवादी का तो मतलब ही नहीं रह गया, अब तो पूंजीवादी रहेगी। तो दो विचारधारा ही नहीं रही तो एक लड़ाई तो मतलब ही नहीं रह गया। तो समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा है उनकी होगी समाप्ति, यानी कि उनकी होगी लड़ाई समाप्त। एक हथियारों की होड़ समाप्त होगी। हथियार क्यों बनाएंगे कि सामने वाले से युद्ध करने की अपनी स्थिति में के लिए तैयार करना, अपने को तैयार करना। अब जब दूसरी शक्ति रही नहीं तो हथियारों की होड़ तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। शक्ति एक रह गई, अब वो बनाए ना बनाए उसका कोई किसी को लेना देना नहीं। दूसरी शक्ति नहीं तो हथियार बनाने का मतलब नहीं रहेगा, तो इसकी हथियारों की होड़ समाप्त होगी। अब दूसरा कारण इसमें है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध का बदलना। अब विश्व राजनीति जो थी उसमें शक्ति संबंध वो बदल गए, यानी कि शक्ति लेके जो संबंध स्थापित करने थे वो किस प्रकार से, पहले सोवियत संघ के साथ कुछ लोग थे, कुछ देश थे, कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में थे। अब ओनली संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में रह गया। सोवियत संघ उसका विघटन हो गया। अब उसके जो देश थे या उससे जो अलग हुए जो राष्ट्र जो थे, 15 गणराज्य जो थे, उनका जो नए देशों के रूप में उभर कर आए, तो वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं किसी का सहारा लेंगे। ऐसे में उसकी शक्ति संबंध वो बदल जाते हैं। तो अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया, एकमात्र महाशक्ति रह गया, क्योंकि संयुक्त संघ का जो सोवियत संघ उसका पतन हो गया। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्व हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी वो तो समाप्ति होगी, यानी कि उसका तो कोई ज्यादा महत्व रह नहीं गया। अब तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसी का महत्व रहता है, तो वो पूरे विश्व स्तर पर यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया, यानी कि वो बढ़ चढ़ कर बोलने लगी। अर्थात जो पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब जो पूंजी है वो निजी हाथों में रहेगी। अब पहले निजी हाथों में नहीं थी, किसमें? समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो सोवियत संघ जो था उसके समय में सोवियत संघ के जो साथी देश थे उनके साथ में समाजवादी नीति थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। ऐसे में सारी की सारी जो पूंजी थी वो निजी हाथों से लेकर के और राज्य को दे दी गई थी। इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्व स्थापित कर दिया। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संस्थाएं थी ना, उन्होंने विभिन्न देशों को क्या किया, ताकतवर सलाहकार बनकर के सामने आई। अब पहले तो सोवियत संघ जो था
कुछ लोग उनसे सलाह लेते थे, कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका से सलाह लेते थे, दूसरे जो पहला ध्रुव था उससे। अब क्या है कि अब जब एक ही शक्ति बची है तो जो अमेरिका के साथ में नहीं रहेंगे तो वो किसके साथ जाएंगे? उनको सुरक्षा के लिए क्या करना होगा? अर्थात तो उनको सलाहकार की जरूरत पड़ेगी। अब विश्व बैंक और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो प्रमुख सलाहकार संस्थाएं बनकर के सामने उभरी। और जो नए देश जो थे, जो 15 जो देश इसमें सोवियत संघ से अलग हुए थे, वो 15 देश है, उनका उदय होता है तो उनकी जो स्वतंत्रता है वो उभर कर सामने आई। अर्थात जो नए देशों का उदय हुआ और वो स्वतंत्र प्रभुत्व उनका स्थापित हो सका, यानी स्वतंत्र पहचान बना सके। और यूरोपीय संघ से जुड़ना और नाटो का सदस्य बनने की चाह। अब क्या हुआ कि अब एक यूरोपीय संघ रह गया, अब एक शक्ति उभरे यूरोपीय संघ के रूप में। अब लोग जो देश थे, यूरोप के जो देश थे, जो पूर्वी यूरोप के देश थे, अब यूरोपीय संघ में शामिल होना प्रारंभ कर देते हैं और यूरोपीय संघ में शामिल होते हैं या नाटो का सदस्य हैं वो बनने की चाहत रखते हैं। नाटो 1949 में शायद अप्रैल में इसका स्थापना होती, 4 अप्रैल के आसपास में। तो 4 अप्रैल 1949 को स्थापना होती है और इसका काम होता है शांति स्थापित करना और सुरक्षा उपलब्ध करवाना। तो इनके सदस्य बनना प्रारंभ कर दिया। और जो पश्चिमी जो देश थे, अमेरिका और चीन से संबंध स्थापित बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो पश्चिमी देश अमेरिका और चीन के साथ जो देश दूसरे देश है वो संबंध बनाना स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार से 3 परिणाम मुख्य उभर कर सामने आते हैं। दूसरी दुनिया का पतन हो जाता है, राजनीति में शक्ति संबंध है उसमें बदलाव आ जाता है और नए देशों का उदय होता है, उसकी स्वतंत्र पहचान बनती है। तो इस प्रकार से ये सोवियत संघ के विघटन की बात आई। हमने सोवियत संघ जो कैसे बना उसकी बात पढ़ी, हमने उसकी जो नीतियों के बारे में पढ़ा, गार्बोचेव के सुधार पढ़े और हमने उसके पतन के कारण पढ़े, हमने उसके परिणामों के बारे में चर्चा की। तो ये आज की जो क्लास है आज यही समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। और एक बात और मैं ध्यान में आई कि आज को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना में अगर खर्चो लागे है जहां तक बिया बताओ, जे खर्चो नहीं लागे तो इन शेयर करने में आपने आट आवेगी, ये नहीं आट आवे तो फिर कर दो इन शेयर। क्यों लिया बैठा रहो इन एक जगह? कोई ने तो पहचान मिलेगी, कोई ने फायदो मिल रहा है तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो आज इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय भारत।